Hello everyone. Today we are starting with chapter 4 Money and Supply of Money. And now on I'll be uploading videos chapter wise and the whole chapter will be covered. So stay tuned for more. What is money? Money is something we all know, we carry, we transact every day. So it is very easy. Let's start. Money is a thing that is commonly accepted as a medium of exchange. It is an instrument that serves as a medium of exchange, store of value, a measure of value and a standard for deferred payments. मनी एक ऐसी चीज है जो कि एक्सेप्ट की जाती है लेन देन के लिए, ये हमें सबको पता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी फंक्शन दे रखे हैं मनी के। तो वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो सबको पता है, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। तो ये दो तीन चीजें जो हैं एक्स्ट्रा ये पढ़ते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है कि अब मनी के साथ हम सेविंग कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब अब हम सेव कर सकते हैं, कोई चीज को रख सकते हैं जमा करके। अब जब गुड्स सीसी इकोनॉमी थी, मतलब कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी थी, उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था स्टोर ऑफ वैल्यू करना। मतलब कि मैं अगर मान लो कि फ्रूट सेलर हूँ, मेरी एक फ्रूट मैं सेल करती हूँ, तो फ्रूट को स्टोर करना कितना डिफिकल्ट एंड स्टुपिडिटी है। अगर मैं इसको सेव करना भी चाहूँ तो कल तक तो वो खराब हो जाएगा, बिकॉज इट इज पैरिशेबल इन नेचर। तो इसीलिए स्टोर ऑफ वैल्यू कि बहुत अच्छा फंक्शन प्रोवाइड करता है। इससे सेव करना तो भाई बहुत ही ईजी है। आजकल हम कहाँ कहाँ मनी डाल के अपना सेविंग कर पाते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, अब ऑब्वियसली मनी से अब हम हर चीज की मेजरमेंट कर सकते हैं कि भाई एक पेन जो है उसकी वैल्यू 5 रुपए है, और अगर बढ़िया वाला ले तो 20-50, कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, मतलब आ सकता है कितने भी प्राइस का। पेंसिल ले तो भाई पहले 2 रुपीज की भी आती थी और अब तो शायद 5 की आती है, 5 की आती है। तो ऐसे ही अब हम छोटी से एक सुई से बंगलों तक या बड़ी बड़ी चीजों तक हम मेजरमेंट कर पाते हैं, बता पाते हैं कि ये कितने की है। लेकिन पहले बहुत लड़ाई थी इस चीज की। अब मान लो मेरा एक हॉर्स है, मैं उसको बेचना चाहती हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई मैं इसकी वैल्यू क्या लगाऊं। पता ही नहीं है कि इसको मनी में मैं बोल 60,000, उस टाइम नहीं पता था। लेकिन आज अगर मान लो सेम टाइम में मैं बेचना चाहती हूँ अपना हॉर्स, तो मुझे पता है कि मुझे इसके 1 लाख रुपए मांगने हैं या 60,000 मांगने हैं, 80,000 मांगने हैं। लेकिन पहले ये चीज नहीं होती थी। पहले चीज, मान लो मेरे पास कोई आता है सामने से और वो बोलता है कि मेरे पास काव है, क्या तुम्हें काव चाहिए? तो वो मैं बोलूंगी हाँ हाँ मुझे तो चाहिए, चलो दे दो। तो लेकिन अब लड़ाई इस बात की होती थी कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि एक काव एक हॉर्स के बराबर है या नहीं, या 2 काव चाहिए मुझे एक हॉर्स के लिए। तो वो लड़ाई होती थी। मेरे पास हॉर्स है तो मैं तो बोलूंगी ना कि भाई मेरे को तो 2 काव चाहिए, और काव वाला भी बोलेगा कि भाई मेरी एक काव की तो वर्थ बहुत ज्यादा है, तो मैं तो तुम्हें नहीं दूंगा। तो वो चीज मेजरमेंट नहीं हो ड्रॉबैक था। लेकिन मनी के साथ मेजरमेंट इज वेरी इजी टू डू। अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, ये टर्म थोड़ी सी सुनने में अजीब लगती है बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट, जो भी आने वाले कल में पेमेंट करनी है वो मनी के साथ तो बहुत ईजी है। हम सबको पता है कि अगर मेरे को कल किसी को पैसे देने हैं या 10 दिन बाद देने हैं, 10 साल बाद देने हैं, सो मेरे को करना क्या है, मनी उनको ट्रांसफर कर देनी है ऑनलाइन या फिर फेस टू फेस। लेकिन पहले मान लो मेरा वीट का बिजनेस है या मान लो वीटी का है, तो मैं कैसे करूं पेमेंट? मेरे को तो वीट ट्रांसफर करना पड़ेगा। हो सकता है वो इतने टाइम बाद मुझे वीट ट्रांसफर करना है तो उसकी वैल्यू घट जाए बढ़ने की जगह, या हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी मेरी एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जिसको मुझे भेजना है। लेकिन अब ऑनलाइन के साथ क्या करना है, एक क्लिक के साथ वो पैसे चले जाएंगे। लेकिन पहले डेफर्ड पेमेंट करना, फ्यूचर पेमेंट करना वॉज अ टास्क टू टेक इनटू कंसिडरेशन। अब बार्टर सिस्टम जैसे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक गर्ल है, शी इज एक्सचेंजिंग बनानास फॉर बुक्स। ऐसी ही दूसरी इसके पीछे दिखाई दे रही है कि टीवी, आई गेस टेलीविजन इज बिंग एक्सचेंज फॉर अ पीस ऑफ chicken, not a piece but a chicken as a whole. Barter system of exchange is a system in which goods are exchanged for goods, मतलब गुड्स ही एक्सचेंज किए जाते हैं दूसरे गुड्स को लेने के लिए। जैसे कि अ फार्मर एक्सचेंजेस हिज राइस फॉर क्लोथ, मतलब मेरे पास राइस है और आपके पास क्लोथ है, तो मैं आपके पास आई और मैंने आपसे क्लोथ ले लिया और आपको राइस दे दिया। अब ये कितना दिया, राइस के कितने दाने दिए या फिर कितना केजी दिया, और क्लोथ आपने मुझे उसके बदले कितने दिए, दैट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तभी तो ये बार्टर सिस्टम को कैंसिल करके मनी जैसा कॉन्सेप्ट को फाइंड किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली यार कितना डिफिकल्ट है, मेरे को तो समझ ही नहीं आएगा ना मैं कितना राइस दूं अगर आप मुझे एक जोड़ी कपड़ा क्लोथ दे रहे हो तो वो चीज थी।
अब आते हैं इसके ड्रॉबैक्स पे। ड्रॉबैक्स हम किसी चीज के तभी पढ़ पाते हैं, हर चीज के ड्रॉबैक्स होते हैं, बट स्टिल बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे तभी तो मनी जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया, वरना क्या, क्यों नहीं हम बार्टर सिस्टम करते हैं आज भी, बट इन दिस टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेट्स स्टार्ट विद द ड्रॉबैक्स। लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। अब इसमें क्या चाहिए, अगर मैं हॉर्स सेल कर रही हूँ तो मुझे चाहिए, और मुझे काव चाहिए, तो मुझे ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो मुझे काव दे दे और मेरा हॉर्स भी ले ले। अगर मैं सिर्फ ऐसे इंसान को, मेरे पास तो पैसा जैसी कोई चीज ही नहीं है ना, मेरे पास तो हॉर्स ही है, अगर वो सामने से मना कर दे कि भाई मुझे तो हॉर्स की जरूरत नहीं है, तो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। मनी जैसा कॉन्सेप्ट इस दुनिया में है ही नहीं। कॉमोडिटी कॉमोडिटी एक्सचेंज होगी, अगर तुम्हें भी मेरी कॉमोडिटी चाहिए और मुझे भी आपकी कॉमोडिटी चाहिए तभी ट्रेड हो पाएगा, वरना ट्रेड इज नॉट पॉसिबल। तो ये डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होती थी। The functioning of the barter system requires a double coincidence of wants on the part of those who want to exchange goods or services। मतलब जिनको goods and services exchange करनी है उनको double coincidence of want को face करना पड़ता था। It is necessary for a person who wishes to trade his good or services to find some other person who is not only willing to buy his good or services but also possess the good which the former wants। अब मुझे ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो ना कि सिर्फ मेरा गुड खरीद ले, लेकिन उसके पास वो गुड भी होना चाहिए जो मुझे खरीदना है, तभी तो मैं ट्रेड करूंगी गुड्स फॉर गुड्स इकोनॉमी में। सपोज अ पर्सन possesses a horse and wants to exchange it for a cow. In the barter system he has to find out a person who not only possesses a cow but also wants a cow horse। मतलब कि अगर मेरे पास horse है तो और मुझे cow चाहिए, तो मुझे ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो cow बेच भी ले और horse खरीदने के लिए रेडी भी हो। तो डबल कोइंसिडेंस हो रहा है ना कि दोनों की जरूरतें मीट होंगी तभी ट्रेड होगा, वरना क्लैशेस होंगे और ट्रेड होगा ही नहीं, भूखे मरोगे तुम अगर तुम्हें वीट चाहिए था तो लैक ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मनी जैसी कोई चीज नहीं है जिससे हम सारी चीजों को एक टर्म्स में दिखा सकते हैं कि ये इतने रुपीस का है, जो आज हम कर पाते हैं, लेकिन पहले नहीं पता था कि कैसे डिफाइन करें। Another difficulty under the barter system relates to the lack of a common unit in which the value of goods and services should be measured. Even if the two persons who want each other's goods meet by coincidence, the problem arises as the proportion in which the two goods should be exchanged। अब ये नहीं पता था ना कि भाई अगर मैं हॉर्स बेचना चाह रही हूँ और आप काव बेचना चाह रहे हो, मुझे काव चाहिए थे, आपको हॉर्स चाहिए था, तो मुझे अब तो क्लैश इस बात का हो रहा है ना कि भाई मेरा एक हॉर्स की वैल्यू ज्यादा है, मैं तुम्हारी एक काव में खुश नहीं हूँ, मुझे दो चाहिए पर आप नहीं देना चाहते, आपको लगता है आपकी काव की वर्थ ज्यादा है। तो इस चीज में समझ ही नहीं आता था कि भाई कितनी वैल्यूएशन हम लगाएं। अब आते हैं थर्ड पे, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। स्टोरिंग वैल्यू मतलब सेविंग। वही अंडर द बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर वैल्यू। एनीवन वांटिंग टू सेव रियल कैपिटल ओवर पीरियड ऑफ टाइम वुड बी फेस्ड विद द डिफिकल्टी दैट ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड द स्टोर्ड कमोडिटी में बी ऑब्सोलीट और डेटोरिएट इन वैल्यू। अब अगर मेरा बिजनेस है फ्रूट का, मैं फ्रूट सेलर हूं, तो मैं फ्रूट को नहीं जमा करके रख सकती ना, बिकॉज आई नो इट विल ऑब्सोलीट और डेटोरिएट इन वैल्यू इन फ्यूचर। फ्यूचर भी क्या, वो तो अगर मैं सुबह फ्रेश लाई मार्केट से बेचने के लिए और रात तक नहीं बिका तो मेरे को तो किसी तरह वो करना, मतलब एक्सचेंज नहीं हुआ रात तक, तो वो तो खराब ही है मेरे लिए, ऑब्सोलीट ऑलरेडी है क्योंकि पैरिशेबल कमोडिटी है वो तो। और बार्टर सिस्टम में क्या चीजें ट्रेड की जाती थी, कैटल, ग्रेन्स और अदर पैरिशेबल कमोडिटीज, तो ऑब्वियसली इनको स्टोर करना कितना डिफिकल्ट था। अच्छा, 4BC पे डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स वो सेम चीज अभी हमने मनी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ी कि डिफिकल्ट फ्यूचर पेमेंट्स तो करना एक तरीके से नामुमकिन सा था। जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आज हो पाते हैं बिकॉज ऑफ मनी, उस टाइम नहीं हो पाते थे, क्योंकि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी आएगी उसको चाहिए कि उसको उसके लेबर का अच्छा पे मिले, लेकिन उस टाइम पे का मतलब क्या था कि गुड मिलेगा। अगर मान लो मेरे को किसी से मैं एक फार्म मतलब मेरी एक लैंड है और मैं चाहती कि कोई यहाँ पे आके कुछ मेरे लिए काम कर दे, तो मेरे को उसको कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को ये लिख के देना पड़ेगा कि जितना भी वीट तुम प्रोड्यूस करोगे उसका 1/4 तुम्हें मिलेगा या कुछ समथिंग लाइक दैट। पर उस टाइम क्या होता था, मान लो आज के टाइम पे वीट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है, हम डेफर्ड पेमेंट वाले बार्टर सिस्टम वाले इकोनॉमी में जी रहे हैं,
तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त सोचा कि यार हाँ मैं कर देती हूँ इस बंदे के लिए ये काम, मेरे को वीट मिलेगी जिसकी वैल्यू तो आजकल बहुत डिमांड में है, और मेरे को तो मैं तो अच्छा है, अच्छा सौदा है। मैंने सारा काम कर दिया। जब तक वो काम फिनिश हुआ और वो मैंने पूरा वीट वगैरह प्रोड्यूस करके दिखाया, उसकी वैल्यू गई एकदम डाउन, क्योंकि मार्केट में सबने ये चीजें कर दी और उसकी सप्लाई हो गई बहुत ज्यादा, डिमांड हो गई कम, पैसे उसके बदले में कोई कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा वीट। तो इस केस में तो मैं तो पागल हो गई ना, क्योंकि मैंने तो सब कुछ प्रोड्यूस किया, अपना लेबर दिया उस इंसान को जिसका लैंड था। अब मुझे उसके बदले में तो कुछ भी नहीं मिला, फ्यूचर वैल्यू तो उसकी कुछ थी ही नहीं। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो इम्पॉसिबल से थे, और जितनी भी फ्यूचर पेमेंट्स करनी होती थी वो हो नहीं पाती थी। So thanks, it was all about it. I hope you like my video. Please subscribe to my channel if you do.